हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी को। गुड मॉर्निंग। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, आगे पढ़ते रहिए। और आप भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, उनको भी पढ़ने का मौका दीजिए। तो चलते हैं आज के मोटिवेशन के साथ। आज का मोटिवेशन है, ये सपने तो आपके हैं, ये सपना तो आपका है, लेकिन तपस्या और अपेक्षाएं मम्मी पापा और परिवार की भी हैं। इसलिए उन आँखों की आशा तोड़ना मत दोस्त, इसलिए उन आँखों की आशा तोड़ना मत दोस्त। इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं होता। जो बीज मिट्टी से भयभीत होते हैं, जो बीज मिट्टी से भयभीत होते हैं, वो कभी पेड़ नहीं बन पाते हैं। वैसे ही मुश्किलों से डरने वाले कभी बड़े नहीं बन पाते हैं। तो इसलिए मुश्किलों से मत डरिए, अपने जीवन में आने वाले संघर्ष का सामना करिए और उनसे निपट करके आप आगे बढ़ जाइए। उन चुनौतियों का सामना करिए और उन चुनौतियों को भगा दीजिए अपनी ज़िंदगी से, कि आपके लक्ष्य से बड़ा ये संघर्ष नहीं है। तो ऐसे ही आप संघर्ष को का डट करके मुकाबला करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हर किसी को पता है स्टूडेंट लाइफ में संघर्ष बहुत होता है, तो कभी इस संघर्ष से कतराइए मत, हमेशा शेर की तरह जिए। तो चलते हैं, आज चैप्टर 7 चलेगा हमारा। चैप्टर 6 में मौर्य वंश के बारे में हमने पढ़ा था, तो अब हम मौर्य वंश का पतन के बारे में जानेंगे कि मौर्य वंश का पतन कैसे हुआ था। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में पतन के बाद भारत में क्या हुआ। तो मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद क्षेत्रीय साम्राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में शासन काल का उदय हुआ। ओके, विदेशी आक्रमण कौन थे मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण? बैक्ट्रियन था, शक थे, कुषाण ने उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित किया। शुंग, कांडव और सातवाहन विभिन्न भागों में शासन करते थे। शुंग का मतलब पुष्यमित्र शुंग हुए, और सातवाहन विभिन्न भागों में शासन करते थे। इन्हें आंध्र भी बोला जाता है। ठीक है, सातवाहन जो था, जिसने अपनी सातवाहनों की स्थापना की, वो था शिमुख। कौन था? शिमुख। ओके, इसने सातवाहन की संस्थापना की थी। इनके शासनकाल में सिक्कों का भी प्रचलन हुआ था। तो और हम देख लेते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के और क्या कारण हो सकते हैं। तो ये जो मौर्य साम्राज्य का विघटन हुआ था, तो ये अशोक के शासनकाल में हुआ था, क्योंकि अशोक की नीतियाँ कमज़ोर पड़ गई थी। अशोक बौद्ध धर्म में आए थे, क्योंकि अशोक पहले ब्राह्मणवाद को मानते थे। फिर अशोक बौद्ध धर्म के में आकर के ब्राह्मण के विरोध काम करने लगे, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ नहीं हुए। उन्होंने बस बौद्ध धर्म के नीतियों के अनुसार विरोध किया, सही गलत का, बस उन्होंने ये किया। ओके, दूसरा ये था कि प्रशासनिक दुर्व्यवहार होने लगा लोगों पर, इसके कारण भी पतन हो गया। उत्तराधिकारी का कमज़ोर होना, इसके कारण भी पतन हो गया। नेक्स्ट था राजनीति। क्या थी? राजनीति। अत्यंत राजनीति थी, यानी थी कि मतलब लिमिट से ज़्यादा राजनीति होती थी। ठीक है, और आर्थिक भावना बनाए रखना, ये भी मतलब लिमिट से ज़्यादा टैक्स वगैरह लेना, ये भी पतन का कारण बन गया। तो ये सारे थे हमारे पतन के राज्य। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शुंग कौन थे और उन्होंने सत्ता कैसे प्राप्त की। शुंग वंश 185 से 75 ईसा पूर्व की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जो कि हम पहले ही बता दिए। इसने ब्राह्मणवाद को पुनर्जन्म दिया। ठीक है, किसको पुनर्जन्म दिया? ब्राह्मणवाद को पुनर्जन्म दिया। और इसने जो शुंग है ना, वो पुष्यमित्र शुंग,
इसने बृहद्रथ की हत्या की और मौर्य साम्राज्य मगध में शासन करने लगा। ठीक है, मगध में शासन करने लगा। पुष्यमित्र एक मौर्य जनरल थे जिन्होंने अंतिम मौर्य सम्राट को मार डाला, वो था बृहद्रथ की हत्या। शुंगों ने भारत को विदेशी आक्रमणों से बचाया। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने भारतीय संस्कृति में क्या योगदान दिया, अब इसके बारे में उसके पहले हम पुष्यमित्र शुंग के बारे में और सारी चीजें जान लेते हैं। पुनर्जन्म किया, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण ही था। कौन था? ब्राह्मण था। ठीक है, इसलिए इसने ब्राह्मणवाद को जन्म दिया और मगध वंश की नींव डाली। उसकी राजधानी इसने, मगध की राजधानी क्या बनाई? विदिशा। ठीक है, विदिशा मगध की राजधानी थी। यहाँ पर दिया है कि विदेशी आक्रमणों से उसने बचाया, तो वो विदेशी आक्रमणकारी कौन थे? मिनांडर। कौन था? मिनांडर। इसके आक्रमण से उसने बचाया और मिनांडर को हरा करके यहाँ से पराजित करके भगा दिया, जो कि इंडो यूनानिक था। कौन था? इंडो यूनानिक। इंडो यूनानिक था। करवाया। ये अश्वमेध यज्ञ को भी जीवित रखा। तो उस यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ पतंजलि अश्वमेध यज्ञ कराए। उसका नाम क्या था? इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया और नाम पतंजलि। ठीक है, और पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया। किसका? भरहुत स्तूप का। पुष्यमित्र शुंग ने और क्या किया? भरहुत स्तूप का निर्माण कराए। ओके, शासक था ना, वो देवभूत था। अंतिम शासक कौन था? देवभूत। किसका? शुंग वंश का। ठीक है, अंतिम शासक देवभूत था, जिसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी। इसकी हत्या कब कर दी थी? 73 ईसा पूर्व में। और किसने की थी? वासुदेव ने की थी। ठीक है, वासुदेव ने इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी और मगध की गद्दी कांडा वंश की स्थापना कर दी। शुंग वंश को खत्म करने के बाद कांडा वंश आया। तो कांडा वंश का शासक कौन था? वासुदेव था। कांडव वंश, ये इसका शासक कौन था? वासुदेव। ठीक है, किसकी हत्या करी थी? देवभूत की हत्या करी थी। और देवभूत की हत्या करके उसने कांडव वंश की स्थापना करी। ठीक है, कांडव वंश का अंतिम राजा सुशर्मा था। अंतिम राजा कौन था इसका? सुशर्मा। कांडव वंश का अंतिम राजा सुशर्मा था। ओके, इतने सारे आंसर कंप्लीट कर लिए। आई थिंक कोई भी पॉइंट मिस नहीं हुआ होगा। और आप वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मुझे हौसला मिले और मैं वीडियो को और अच्छे से अच्छी कंप्लीट करके ला सकूं और मैं अपना सारा सब सिलेबस इसी चैनल के माध्यम से आपको दे सकूं, जिससे कि आपकी तैयारी में कोई भी बाधाएं ना आए। ओके,
आप यूं ही आराम से अपनी अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इससे अच्छा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। मैं पूरे डीपली नॉलेज देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इसमें सारा एक भी पॉइंट मिस नहीं है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिस हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसमें रखे गए हैं। लेकिन अगर कुछ भी बचता है ना, तो उसमें मैंने सारे एफर्ट डालने हैं। तो आई थिंक कोई भी क्वेश्चन का आंसर बचा नहीं होगा, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिएगा, तभी आपको बेनिफिट हो और चीज़ें समझ में भी आएंगी। अगर आप आधा अधूरा देख के चले जाएंगे ना, तो आपको चीज़ें समझ में भी नहीं आएंगी। इसलिए कोई भी कहते हैं ना कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, वो कहते हैं कि किया तो बहुत अच्छा किया और करके छोड़ दिया तो बहुत बुरा किया। यानी कि आप एजुकेशन कर रहे हैं और कोई भी मुश्किल आपके जीवन में आ गई और आप बीच में करके छोड़ दिए, फिर उसका तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे। इसलिए अगर कोई भी आप लक्ष्य अपनाओ ना, अंतिम सांस तक हार मत मानो। जहाँ तक आपको आशा की किरण दिखती है आप चलते जाओ, करते जाओ, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ओके। वह एक ब्राह्मण शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने भारतीय संस्कृति में क्या योगदान दिया? तो इसके बारे में देखो, हमने पहले ही बता दिया कि वो एक ब्राह्मण शासक था, ठीक है, जिन्होंने हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया और अश्वमेध यज्ञ किया। कोई भी पॉइंट मिस नहीं है। उन्होंने भरहुत और सांची बौद्ध स्मारकों का निर्माण किया, संस्कृत साहित्य और वैष्णव धर्म को बढ़ावा दिया। शुंग वंश का क्या हुआ? पुष्यमित्र ने के पुत्र अग्निमित्र। पुष्यमित्र का पुत्र कौन था? अग्निमित्र था। ओके। अब हम शुंग वंश के बारे में पढ़ते हैं। शुंग वंश के बारे में तो पढ़ते आ ही रहे हैं। तो उसका उसका पुत्र कौन था? अग्निमित्र था और उनका उत्तराधिकारी बना। ओके। शुंगों का अंतिम सम्राट देवभूत, पहले ही हमने बताया, और मंत्री वासुदेव। वासुदेव नहीं है, वासुदेव है, ठीक है, मिसप्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पे मंत्री वासुदेव द्वारा मारा गया था। देवभूति के मंत्री कौन थे? वासुदेव थे और इन्होंने देवभूति की हत्या कर दी। कांडा वंश की उन्होंने स्थापना की 75 से 30 ईसा पूर्व, यानी कि 73, लगभग ये है कि 73 से 30 ईसा पूर्व ने शुंगों की जगह ले ली। उन्होंने कांडा वंश की क्या कर दी? स्थापना कर दी। किसने? वासुदेव ने। सातवाहन कौन थे? अब सातवाहन के बारे में हम जानते हैं। और उन्होंने कहाँ शासन किया? तो सातवाहन वंश 1वीं शताब्दी पूर्व और 3री शताब्दी पूर्व, ये शताब्दी है ना, तो पहली शताब्दी पूर्व और 3री शताब्दी पूर्व ने दक्षिण में शासन किया। किसने? सातवाहन। सातवाहन का शासक कौन था? सिमुक था, पहले ही हमने बताया था। कौन था? सिमुक था, ठीक है। उन्हें आंध्र भी कहा जाता था, ये भी हमने बोला था ना, उन्हें क्या बोला जाता है? आंध्र भी बोला जाता है। सातवाहन इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो पहले हम सातवाहन के बारे में और सारी डिटेल्स जान लेते हैं। कैसे हो? सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी। कितनी? 60 ईसा पूर्व में किसी की हत्या कर दी, क्योंकि जो कांडव वंश का या शुंग वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा था। किसका? कांडव वंश का। तो अब इसने उसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। सुशर्मा। कांडव वंश का अंतिम जो राजा था वो सुशर्मा था। इसकी सिमुक ने क्या कर दी? हत्या कर दी, ठीक है। और सातवाहन वंश की नींव डाली, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि इन्हें आंध्र भी बोला जाता है। और जो इनकी प्रतिष्ठात नदियाँ थी वो गोदावरी नदी थी। तो इनके जो राज्य का विस्तार हुआ, साम्राज्य का विस्तार हुआ, जो इनकी राजधानी बनी, वो गोदावरी नदी के किनारे थी। किसके किनारे? गोदावरी नदी के किनारे।
ठीक है। तो ये तो रही सातवाहन की बात, जो कि महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले में है। ठीक है। इनके प्रमुख शासक कौन थे? सिमुक था और सतकर्णी भी थे। प्रमुख शासन कौन थे? देखो महान शासक इसमें लिखा भी है, क्वेश्चन भी आ गया। तो हम पहले 5th क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। सातवाहन वंश पहले शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में दक्षिण में शासन किया। उन्हें आंध्र भी कहा जाता है। सातवाहन इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो पुराण है, नासिक है, क्या है? पुराण है, नासिक है और नाना घाट के शिलालेख और सिक्के भी पाए जाते हैं सातवाहन वंश में। और यहाँ पर गथा सप्तशती, जिसे हम सतसई बोलते हैं, हल द्वारा रचित एक प्राकृतिक ग्रंथ है। सातवाहन के महान शासक कौन थे? सिमुका वंश के संस्थापक थे सतकर्णी। ठीक है। कौन थे? सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, शतकर्णी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। गौतमी पुत्र सतकर्णी शक को हराया 106 से 130 ईसा पूर्व में। किसको हराया? शक को हराया। ठीक है। और यहाँ पे वशिष्ठ पुत्र समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया। वशिष्ठ पलमई किसने क्या किया? समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया। इसको पलुमाई भी बोलते हैं, माफी। ठीक है। समुद्र व्यापार को क्या दिया? बढ़ावा दिया। ओके। यज्ञ करवाया। ठीक है। 2 यज्ञ कराए। उसको क्या बोलते हैं? एक तो अश्वमेध यज्ञ था, और दूसरा राजसूय यज्ञ। यज्ञ किया। इसके प्रसिद्ध साहित्यकार कौन थे? गुढ़ाढय कौन थे? साहित्यकार भी इसमें थे। तो प्रसिद्ध साहित्यकार कौन थे? गुढ़ाढय। ठीक है। गुढ़ाढय। इन्हें गथा सप्तशती गुढ़ाढय ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की थी। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? बृहत कथा। क्या थी इनकी पुस्तक का नाम था? ठीक है। गथा सप्तशती गुढ़ाढय ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की क्या की? रचना की। और सातवाहन में सिक्कों का भी प्रचलन हुआ। ठीक है। तो सिक्के कौन कौन से थे इनके? आगे सब मिलेगा, लेकिन आपका ना रिवीजन हो जाएगा। चांदी के, तांबे के और सीसा, देखो कितने सारे सिक्कों का इन्होंने प्रचलन किया। कांसे, इन सभी मुद्राओं का इन्होंने क्या किया? प्रचलन किया। इन्होंने जो सातवाहन थे, जिस सिक्का को ढालने की कोशिश की, शीशे का इस्तेमाल करते थे। जब शीशा ढालते थे ना, और वो सिक्का ढालते थे ना, तो वो शीशे का इस्तेमाल करके सिक्के को ढालते थे। वो शीशे को कहाँ से मंगाया गया था? रोम से। कहाँ से मंगाया गया था? रोम से मंगाया गया था। ओके। और इनके जो सातवाहन शासकों में ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा भी थी। क्या थी? भूमि अनुदान, यानी कि दान में भूमि देते थे।
के शासन में क्या थी, प्रथा थी, ठीक है, भूमि अनुदान देने की। इस जो भूमि दान का सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नाना घाट के अभिलेखों में मिलता है। यहाँ पे नाना घाट अभिलेख दिया था ना, इसमें क्या मिलता है इनको, इसमें भूमि दान का क्या मिलता है, अभिलेख मिलता है, ठीक है। भूमि दान नाना घाट में अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख किया। जो कोई अश्वमेध यज्ञ जीत जाएगा उसे एक गांव का अनुदान मतलब दिया जाएगा, एक गांव उसका हो जाएगा, तो एक गांव दिया जाता था। किसमें, नाना घाट अभिलेख में ये सारी चीजों का उल्लेख किया गया है कि ये सब दिया जाता था। और इनकी जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत थी और लिपि क्या थी, ब्राह्मी थी। इनकी राजकीय भाषा क्या थी, भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी, ओके, ब्राह्मी थी। मात्र तंत्रात्मक ढांचे का अभ्यास मिलता, इसमें मात्र तंत्रात्मक ढांचे का क्या मतलब मिलता था, अभ्यास मिलता था। इसमें मात्र सत्ता थी, इसका मानना ये है। कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा। ढांचे का अभ्यास मिला, ओके। तो आप समझ रहे हैं कि ये क्या होता है, मात्र तंत्रात्मक ढांचा। मात्र तंत्रात्मक ढांचा का मतलब ये होता है कि जो राज्य होते थे ना, उन राजाओं के माँ के नाम पर रखने की प्रथा थी। जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, ऐसे नाम रखे जाते थे, ठीक है। सातवाहन राजकुल पितृसत्तात्मक था, लेकिन कुल क्या था, पितृसत्तात्मक था। पितृ सत्तात्मक था, ठीक है। राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था, यानी कि राजवंश में तो आज भी चलता है, जैसे ब्रिटिश में आज भी राजवंश चलता है, तो राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। तो ये सारे मतलब उत्तराधिकारी ही राज सिंहासन का अधिकारी होता था, ठीक है। जैसे सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमिक को सौंपा। किसको सौंपा, गौलमिक को सौंपा। गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे, ठीक है। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां थी कारले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं, निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु को काम किया, ठीक है। तो ये संपूर्ण जानकारी थी सातवाहन की। अब हम क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, ठीक। कितनी सारी जानकारी हमने कलेक्ट कर ली ना सातवाहन के बारे में। और ऐसे ही आप भी अगर आप शार्ट नोट्स बनाना चाहते हैं ना, तो ऐसे ही मेक कर सकते हैं, ठीक है। शार्ट नोट्स आप बना लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में हेल्पफुल रहेगी। तो चलते हैं। सातवाहन इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या थे, पुराण, नासिक, नाना घाट, शिलालेख और सिक्के। गथा सप्तशती सतसई हल द्वारा रचित एक प्राकृत ग्रंथ था, जो कि इनकी भाषा क्या थी, प्राकृतिक भाषा थी। सातवाहन के महान शासक कौन थे, सिमुका वंश के संस्थापक। सातवाहन का जो संस्थापक था वो सिमुका था। श्री सतकर्णी साम्राज्य का विस्तार किया और गौतमी पुत्र सतकर्णी 106 से 130 ईस्वी पूर्व शक को हराया। वशिष्ठ पुत्री पलमयी मावी समुद्र व्यापार को बढ़ावा दिया।
ठीक है। सातवाहन साम्राज्य ने अर्थव्यवस्था में क्या योगदान दिया? अब यहाँ पे अर्थव्यवस्था के बारे में, व्यापार संघों और सिक्के कर सरपड़ ने वाणिज्य को बढ़ावा दिया। हमने बताया कई सारे सिक्कों के नाम, जैसे चांदी, तांबे, सीसा, प्रोटीन, कांसे भास ये सारे सिक्के का प्रचलन हुआ। कालीनी, गंधक, सेला और गंजम जैसे बंदरगाह व्यापार के केंद्र बनी। रोम, मिस्र और चीन के साथ विदेशी व्यापार शुरू किया इन्होंने। सातवाहन की धार्मिक नीति क्या थी? अब इनके धार्मिक नीति के बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद का संरक्षण किया। चैत्य और विहारों का निर्माण किया। अमरावती स्तूप की मरम्मत की इन्होंने। और हमारा 10th नंबर क्वेश्चन है, बैक्ट्रियन इंडो ग्रीक कौन थे और उन्होंने भारत में कैसे प्रवेश किया? बैक्ट्रियन अफगानिस्तान के उत्तर के ग्रीक शासकों ने भारत पर आक्रमण किया। डेमेट्रियस 2री शताब्दी ईसा पूर्व ने पंजाब और सिंध पर कब्जा किया। मेनेंदर मतलब मिनांडर जिसके बारे में हमने पहले बताया, विदेशी इंडो यूनानी था, तो इसने मथुरा का विस्तार किया। ठीक है। मिनांडर कौन थे? मिनेंदर नहीं है, मिनांडर है। और उनका क्या योगदान था? हमने पहले ही नाम लिख दिया मिनांडर का। एक ग्रीक राजा जिन्होंने सकला यानी कि सिलियाकोट के से शासन किया। नागसेना से चर्चा के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, मिनांडर ने। उनके संवाद मिलिंद पन्नों में दर्ज किया गया। हमने इसको भी बताया कि मिलिंद पन्नू उनकी क्या थी, पुस्तक थी, उनका वहाँ पे दर्ज करवाया। इंडो ग्रीक शासकों ने भारतीय संस्कृति को कैसे प्रभाव डाला? ग्रीक सिक्के से कला और शासन शैलियों को प्रस्तुत किया। भारत में अपने चित्र वाले सिक्के जारी करने और वाले पहले शासक बने। कौन? इंडो ग्रीक बने। बेस नगर के गरुड़ स्तंभ निर्माण का ग्रीक राजदूत द्वारा किया गया था। जो बेस नगर गरुड़ का स्तंभ का निर्माण हुआ वो किसके द्वारा किया गया था? ग्रीक के द्वारा किया गया था। शक यानी कि स्किथियंस कौन थे और उन्होंने भारत में कैसे शासन किया? अब उनके शासन के बारे में पूछ रहा है। मध्य एशिया के घुमंतू कबीले और उत्तर पश्चिम भारत में बसे थे। ये सारी चीज़ें हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं कि उत्तर पश्चिम में उनका क्या था, शासन था, मतलब विस्तार हुआ। और घुमंतू कबीले, मध्य एशिया के घुमंतू कबीले थे वो, जो उत्तर पश्चिम भारत में क्या किया, बसे। 2 समूह थे इसके, एक उत्तरी शक टक्सला थी, और टक्सला इसे बोलते हैं। पश्चिमी शक महाराष्ट्र और गुजरात यहाँ से पाए जाते थे। विक्रम युग का क्या महत्व था? ये 57 ईसा पूर्व में राजा विक्रमादित्य द्वारा शुरू किया गया था। जब इन्होंने शकों को हराया तब विक्रम युग आया। ठीक है। कुषाण कौन थे? अब हम कुषाण के बारे में पढ़ेंगे। सातवाहन के बारे में इतना सारा कुछ पढ़ लिया, एक भी पॉइंट मिस नहीं हुआ। कुषाण के बारे में जानते हैं। ये यूएझी जनजाति की शाखा जो मध्य एशिया से आई, शकों को हराकर उत्तर पश्चिम भारत में शासन किया। नहीं, इसके पहले पल्लव वंश भी आया। पल्लव वंश के बाद कौन आए? कुषाण आए। ठीक है, कुषाण वंश आए। तो पल्लव वंश के बाद कौन है? कुषाण आए। यूची और तोखरी भी कहलाते थे इनको, और क्या बोलते थे? तोखरी। ये यूएझी नहीं है, यूची है। ठीक है। और क्या? तोखरी, ये 2 नाम से बुलाए जाते थे। ठीक है, यूची और तोखरी भी कहलाते थे। यूची नामक कबीला 5 कुलों में बट गया। यूची कितने कुलों में बट गया? 5 कुलों में बट गया। ठीक है, 5 कुलों में बट गया। ओके। उन्हीं में से एक कुल के ये कुषाण थे, और कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था। इसके संस्थापक कौन थे? इनका नाम क्या था? कुजुल कड़फिसेस। कुजुल कैसे कैसे नाम रखते थे। कड़फिसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। जो सबसे तेज तर्राट राजा था वो कौन था? कनिष्क। ठीक है। इनकी राजधानी पुरुषपुर। राजधानी क्या थी?
पुरुषपुर, आगे सब मिलेगा। दोस्तों कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं ना, और क्लास कैसी चल रही है इसके बारे में ज़रूर बताना आप लोग, ठीक है। इसकी राजधानी क्या थी? पुरुषपुर, जो कि एक पेशावर थी। यहाँ से पेशा किया जाता था, यानी कि व्यवसाय, ठीक है। क्या थी? पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। इनकी जो दूसरी राजधानी थी, सेकंड, क्या थी? मथुरा थी। ओके। जो शक सम्मत कहलाता था, ये क्या कहलाता था? शक सम्मत, क्योंकि मथुरा का विकास किसने किया था? मिनांडर ने किया था, इसलिए हम शक सम्मत बोलते हैं। ये भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। किसके द्वारा? भारत सरकार, गवर्नमेंट द्वारा किस में लाया जाता? प्रयोग में लाया जाता। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। जो कनिष्क था ना, वो महायान संप्रदाय का क्या था? अनुयायी था। तो ये तो थे सारे कुषाण शासक से रिलेटेड सारे पॉइंट्स हो गए। और चीनी जनरल पेन चौवा ने कनिष्क को हराया था, ठीक है। यहाँ से इनके जो वंश का था वो अंतिम शासक हो जाता है, अंत हो जाता है। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। कुषाणों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट होती है। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। कुषाणों ने उत्तरी और उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया। किसको जारी किया? तांबे के सिक्के और सोने के सिक्के जारी किए, ठीक है। कनिष्क राजवेद आयुर्वेद विख्यात विद्वान चरक था, जिसे हम चरक संहिता भी बोलते हैं, और इन्होंने चरक ने चरक संहिता की रचना भी की थी, इसलिए हम इसे चरक संहिता बोलते हैं। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। इसमें आयुर्वेदिक दवाओं का उल्लेख मिलता है, ठीक है। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र थे। महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन थे? महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र थे, ठीक है। और चरक संहिता की रचना किसने की? चरक ने की। ठीक है, जिसमें क्या मिलता है? भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश मिलते हैं, आयुर्वेदिक दवाओं का उल्लेख मिलता है, ठीक है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है इसे। किसे क्या बोला जाता है? बौद्ध धर्म का विश्वकोश, ठीक है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्ध का रामायण यानी कि बुद्ध चरित की रचना की। जो कनिष्क का राजकवि था ना, राजकवि, वो कौन था? अश्वघोष था। इसने किसकी रचना की थी? बौद्धों का रामायण यानी कि बुद्ध चरित की रचना की थी। किसकी? बुद्ध चरित की रचना की थी, ठीक है। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संघरक्ष भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे बोला जाता है? नागार्जुन को। भारत का आइंस्टीन किसे बोला जाता है? नागार्जुन को बोला जाता है, जो कि नागार्जुन किसके शासनकाल में था? कुषाण वंश के शासनकाल में था, ठीक है। इनकी पुस्तक कौन थी? माध्यमिक सूत्र,
पुस्तक माध्यमिक सूत्र, ठीक है, ये इनकी पुस्तक का नाम था। नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। ओके। कनिष्क की मृत्यु 102 ईसा पूर्व में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव थे, ठीक है। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी, ठीक है। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। मथुरा संग्रहालय कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह, अधिक मात्रा में गंधार कला के तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में प्रसिद्ध कुषाण के थे और कुषाण साम्राज्य में मार्गों का पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभिक कुषाण कनिष्क ने करवाया था। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था, जो कि मथुरा साटक नामक विशेष प्रकार की वस्त्र का निर्माण केंद्र था, ठीक है। और कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। इसी काल में बुद्ध की खड़ी यानी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। कहाँ पे? मथुरा में। तो ये तो सारी हमारी कुषाणों के प्रति जानकारी थी, ठीक। तो अब हम 15 क्वेश्चन में थे, तो एक सरसरी निगाहों से देख लेते हैं, क्योंकि हमने सारे मतलब जो होना चाहिए कुषाणों के बारे में एक एक पॉइंट कंफर्म कर दिया, कुछ भी पॉइंट मिस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा क्लास कैसी चल रही है। युजी जनजाति की एक शाखा जो मध्य एशिया से आई, शकों को हराकर उत्तर पश्चिम भारत में शासन स्थापित किया। पहला कुषाण शासक कौन था? हमने बता ही दिया पहले, कुजला कड़फिसेस था। कदफिसेस नहीं है, कुजला कड़फिसेस था। ने काबुल और गंधार का पर विजय प्राप्त की। इनके पुत्र वीमा कड़फिसेस ने भारत और में विस्तार किया। कनिष्क कौन थे और क्यों महत्वपूर्ण थे? हैं, ठीक है। कुषाण वंश के महान शासक कौन है? कनिष्क हैं। 78 से 120 ईसा पूर्व तक इनका शासन चला। साका युग 78वीं की शुरुआत की। उनका साम्राज्य गंधार से बनारस तक फैला था। चीन से लड़ा और कासगर यारकन खेतान के अधिग्रहित किया। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को कैसे बढ़ावा दिया? महायान बौद्ध धर्म का संरक्षण किया इन्होंने। महायान बौद्ध धर्म से के अनुयायी थे, ठीक है। हमने पहले ही आप लोगों को सारे पॉइंट्स कंप्लीट कर दिए। बौद्ध मठों और स्तूपों का निर्माण किया। चौथा बौद्ध परिषद कश्मीर मतलब 100 ईस्वी आयोजित किया। चीनी और बौद्ध एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचारक भेजे, मिशनरियाँ भेजी। और चौथे बौद्ध परिषद का क्या महत्व था, इसके बारे में देख लेते हैं। यह कश्मीर के कुंडल वन में हुआ। इसका नेतृत्व वसुमित्र ने किया था। त्रिपिटक को जिसका वसुमित्र ने इसका नेतृत्व किसने किया था? वसुमित्र ने किया था, ठीक है। जो कि इसने महाविभाज सूत्र की क्या इसने की थी? रचना की थी, ठीक है। त्रिपिटक को अंतिम रूप दिया और महायान बौद्ध धर्म की स्थापना की। कनिष्क का साहित्य और चिकित्सा में क्या योगदान था? चरक संहिता, उसके बारे में आ गया। और साहित्य की रचनाकार के बारे में पूछ रहा है तो अश्वघोष का नाम आएगा। अवघोष नहीं है, अश्वघोष है। ये अश्वघोष साहित्यकार थे, ठीक है, पहले ही हमने बता दिया। और जो कि बुद्ध चरित्र की रचना की थी। नागार्जुन माध्यमिक स्कूल और चरक आयुर्वेद जैसे विद्वानों के प्रोत्साहित दिया। नागार्जुन भारत के आइंस्टीन कहलाते थे, जिन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत का वर्णन किया है। हमने सारा कुछ पहले ही बता दिया है, ठीक है। चरक संहिता में आयुर्वेद दवाओं का उल्लेख मिलता है, जो को विद्वानों को प्रोत्साहित किया। गंधार कला विद्यालय क्या है, इसके बारे में जानते हैं। पहले ही हमने बता दिया था कि गंधार कला और मथुरा कला का आयोजन हुआ था। भारतीय और ग्रीक कलाओं का मिश्रण है ये।
कुषाणों के तहत विशेष रूप से कनिष्क के समय में विकसित हुआ था। विशेषताएं: यथार्थवादी मानव रूप में रूप और विस्तृत वस्त्र की विशेषताएं मिलती हैं, जो कि रेशम, पहले ही हमने बोला था किसका, रेशम का, ठीक है। और बौद्ध चित्रण में ग्रीक प्रभाव मिलता है। गंधार कला के नमूने कहाँ पाए जाते हैं? टैक्सिला, पेशावर, उत्तर पश्चिम भारत में। बुद्ध के जन्म, त्याग, उपदेश दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा कला विद्यालय क्या है? जो कि बुद्ध की मूर्ति का वहाँ पे आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश में 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में विकसित हुआ और स्वदेशी भारतीय कला की शैली थी, ठीक है। गंधार के यथार्थवादी चित्रणों से अलग इसमें आध्यात्मिक बुद्ध का चित्रण है, ठीक है। किसका चित्रण है? आध्यात्मिक बुद्ध का चित्रण है। कनिष्क के उत्तराधिकारी कैसे शासन करते? एक एक चीज आपको मिलेगी जो हमने बताया पहले, ठीक है। कनिष्क के उत्तराधिकारी कैसे शासन करते थे? हुआविस्का, उनके पुत्र ने साम्राज्य को बनाए रखा। वसुदेव नहीं है, वसुदेव है। कितनी बार बोले हम, वसुदेव, ठीक है। वो हिंदी में हो जाता है, हिंदी में, इसीलिए यूपीएससी हिंदी में बहुत गलती करती है और इसीलिए हिंदी मीडियम के बच्चे मार खा जाते हैं, और कुछ नहीं, क्योंकि इंग्लिश को ट्रांसलेट हिंदी में किया गया है, तो इसलिए वर्ड काफ़ी ज़्यादा गलत हो जाते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि सेंटेंस इंग्लिश में कुछ और बोलने वाला है और हिंदी में हम कुछ और ही कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए भी हमारे नंबर्स कम हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि ये जो यूपीएससी की परीक्षा है ना, इंग्लिश मीडियम की ही है, अंग्रेजों ने लाए थे, अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, इसलिए इंग्लिश से प्रचलित की गई थी। और फिर हमारे इंडियन से इसको हिंदी में कन्वर्ट किया और हिंदी में यूपीएससी की तैयारी करने का अधिकार मिला उनको। कुषाण वंश अंतिम प्रमुख शासक ने हिंदू धर्म की ओर रुख किया, क्योंकि हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी है। वसुदेव के बाद छोटे कुषाण शासक छोटे क्षेत्रों में शासन किया। कुषाणों का पतन कैसे हुआ, इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। ससानी साम्राज्य यानी कि जो ईरान का आक्रमण उनके साम्राज्य को कमजोर कर दिया। आंतरिक विघटन, अंदर से उसको तोड़ दिया राजनीति करके। इंडो ग्रीक शासकों ने भारतीय सिक्कों पर कैसे प्रभाव डाला? भारतीय सिक्कों पर चित्रित शासकों वाले सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले शासक थे। गुप्त सिक्कों को प्रेरित किया इन्होंने, वो हमने पहले ही कंप्लीट कर दिया था। मौर्य के बाद भारत में व्यापार की क्या भूमिका थी? रेशम मार्ग ने भारत को चीन, रोम, फारस से जोड़ रखा। भरूच, सोपारा और ताम्रलिप्त जैसे बंदरगाहों में व्यापार फलित हुआ, ठीक है। इंडो ग्रीक और कुषाणों ने भारतीय धर्म को क्या भूमिका निभाई? तो मिनांडर ने बौद्ध धर्म को अपनाया, ठीक है, मथुरा शैली से आप समझ सकते हैं। कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। इंडो ग्रीक सिक्कों पर बुद्ध, विष्णु, ग्रीक देवताओं का चित्रण हुआ, ठीक है। यानी कि एक हिसाब से हम कह सकते हैं मूर्तिकला का विकास हुआ। बौद्ध धर्म चीन और मध्य एशिया में कैसे फैला, इसके बारे में जानते हैं। कनिष्क के प्रचारकों ने बौद्ध ग्रंथों का चीन में अनुवाद किया। कनिष्क को महान शासक क्यों कहा जाता है? कुषाण साम्राज्य का विस्तार किया था, इसलिए उसे महान शासक कहा जाता है। बौद्ध धर्म व्यापार और कला का संरक्षण किया। महायान बौद्ध धर्म को एक वैश्विक धर्म के रूप में स्थापित किया। तो ये रही हमारी आज की क्लास। आज की हमारे इस क्लास में हमारा 7 चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डे हम चैप्टर 8 लिख करके आएंगे। तो कैसी लगी आज की क्लास कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आप ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहिएगा और आपको हम अच्छी से अच्छी टॉपिक के साथ क्लास प्रोवाइड कराते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।